हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री में यूनिट 1 का टॉपिक हिस्ट्री, शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक एज में मध्य एवं नवपाषाण कालीन संस्कृति। तो शुरू करते हैं। भूमिका प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नति का काल था। हाँ, अब वीडियो इससे पहले हम लोग पाषाण कालीन संस्कृति पढ़ चुके हैं, जिसमें पूरा पाषाण काल पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग मध्य पाषाण पढ़ेंगे और नवपाषाण। मध्य पाषाण काल को एक स्वतंत्र सांस्कृतिक चरण के रूप में मान्यता मिली। मध्य पाषाण युगीन मानव ने अपने मानसिक विकास का परिचय देते हुए गुफाओं एवं पहाड़ियों पर कई रेखा चित्र उकेरे। इन शैल चित्रों में जानवरों के शिकार के चित्र, जानवर के आपस में युद्धरत चित्र एवं मानव के समूह नृत्यों के चित्र इत्यादि हैं। इस युग के अंतिम चरण में मानव ने आग पर मांस पकाना एवं घास को सिलवट्टे पर पीसना आदि सीख लिया था। मध्य पाषाण काल के पश्चात नवपाषाण युग का आरंभ हुआ। इस काल में मानव के इतिहास की सर्वप्रथम क्रांति संपन्न हुई क्रांति, जबकि मानव ने आखेट से कृषि कार्य की ओर पदार्पण किया। साथ ही पशुपालन का आरंभ हुआ। अब मानव ने गुफाओं में पालतू पशुओं के चित्र उकेरे। मानव ने पहिए का आविष्कार किया और उसके बाद ताम्रपाषाण काल में मानव ने उन्नति के सभी सोपानों को छू लिया। इस अध्याय में हम शैल चित्रकला के विशेष संदर्भ में उक्त सभी संस्कृतियों के भौगोलिक वितरण तथा परक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे मध्य पाषाण कालीन संस्कृति, मीसोलिथिक कल्चर। ईसा से लगभग 9000 ईसा पूर्व महान हिमयुग की समाप्ति एवं जलवायु के शुष्क हो जाने के बाद ही पूरा पाषाण काल का अंत एवं मध्य पाषाण काल का उदय हुआ। भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में जब सी.एल. कलाइल महोदय ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथिस खोज निकाले। इनके पश्चात जी.आर. हंटर ने पंचमढ़ी की पहाड़ियों आदि में इस संस्कृति की खोज की। इस उत्खनन में उपकरणों के साथ साथ मानव अवशेष एवं विभिन्न प्रकार की अन्य सामग्री प्राप्त हुई। इस काल को संक्रांति काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में ना तो पुरापाषाण की विशेषताओं को पूर्ण रूप से त्यागा गया था और न ही नवपाषाण काल की विशेषताओं को पूर्ण रूप से अपनाया गया था। इस काल में मानव पूर्ण की तुलना में अधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैला व जनसंख्या की दृष्टि से भी प्रगति हुई। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण प्रचुर मात्रा में देश के लगभग सभी भूभागों से प्राप्त हुए हैं। उत्तर में जवालगढ़ी, पेशावर और लेकर दक्षिण में सोबियाडर्म यानी जिला तिन्नेवली एवं पश्चिम में कराची, सिंध से लेकर पूर्व में सरायकेला, बिहार तक के अनेक स्थलों से इस संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। आगे पढ़ेंगे। उपकरण क्या थे मध्य पाषाण काल के? मध्य पाषाण कालीन उपकरणों का आकार अत्यंत छोटा है। वे लगभग आधे इंच से लेकर पौन इंच के बराबर हैं। इनमें कुंठित तथा टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्योरिन, भेदक एवं चांद्रिक आदि प्रमुख हैं। यह उपकरण काफी छोटे ब्लेडों पर बनाए गए हैं। इन उपकरणों का प्रयोग लकड़ी अथवा लंबी अस्थि से फंसाकर, बांधकर अथवा जड़कर किया गया। अतः प्रथम बार हत्थे अथवा मूठ का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है, यानी जो कुल्हाड़ी के नीचे जो लकड़ी लगी होती है। परिणाम स्वरूप इन उपकरणों का उपयोग तीर फलक यानी तीर के आगे का जो हिस्सा होता है जो भेदता है, नुकीला भाला फलक यानी भाले के आगे लगा हुआ पत्थर या नुकीला धातु, हसिया व चाकू आदि जैसे कार्यों में किया गया। पाषाण उपकरण चर्ट, चार्ल्डेसनी, जेस्पर, एगर्ड, क्वार्टाइज। अब जहाँ पे उन्होंने एक टर्म का प्रयोग किया है तीर फलक, तो ये तीर होता है तो इसके आगे जो ये लगा होता है नुकीला नुकीला ये होता है। और भाला फलक में ये आगे का लगा हुआ होता है ये भाला फलक है। एगर्ड, क्वार्टाइज एवं फ्लीट जैसे कीमती पत्थरों के हैं। कुछ स्थानों से हड्डी व तथा सींग के बने उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। जैसे कहा जाता है कि जो भैंस या गाय या उस समय के बैलों के जो सींग थे उससे तुरही बजाई जाती थी, तुरही बनाकर। शैल कला के विशेष संदर्भ में वितरण एवं सांस्कृतिक विकास। कल्चर डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉक आर्ट। भारत के मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र मध्य पाषाणिक अवशेषों तथा शैल कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1964 ईस्वी में 12वीं जोशी महोदय ने होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शिलाश्रय से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए।
मध्य प्रदेश के ही रायसेन जिले में भीमबेटका के शिला स्रोत तथा गुफाओं से भी मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के साथ उपकरण भी प्राप्त होते हैं। अब जो प्रागैतिहासिक मानव द्वारा निर्मित जानवर का शिकार करते हुए शैल चित्र यानी जो पत्थरों पर उकेरे गए चित्र हैं, इन गुफाओं की खोज 1958 में ईस्वी में बीएस बाकणकर महोदय ने की थी। बिहार के रांची, पलामू, भागलपुर, पश्चिम बंगाल के वर्धमान एवं उत्तर प्रदेश की विंध्य एवं मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की दृष्टि से काफी समृद्ध है। अब है मध्य पाषाण युगीन शैल चित्र। ये मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र है जो पत्थरों पे उकेरे गए थे। ये इंसान है, ये भाला मार रहा है किसी जानवर को। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के निर्माता गाय, बैल, हाथी, गैंडा, भैंस, सुअर, हिरण आदि जानवरों के अतिरिक्त कछुआ व मछली आदि जलीय जीवों का भी शिकार करते थे। इस काल के मानक व रुझान कला के प्रति भी विकसित होता दिखाई देता है। मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के विंध्याचल पर्वत एवं कैमूर की पहाड़ियों में प्रचुर मात्राओं में शैल चित्रों की उपलब्धता कला की अभिरुचि का संकेत देती है। यह शैल चित्र गुफाओं एवं पाषाणाश्रयों की दीवारों पर छतों पर बनाए गए हैं। अब पाषाणाश्रय यहाँ पे टर्म इन्होंने यूज किया है। पाषाणाश्रयों का मतलब है कि उन लोगों ने जैसे पाषाण के घरों का यानी पत्थरों के घरों का आश्रय लिया, यानी जो गुफाओं में रहा उसे पाषाणाश्रय कहा है इन लोगों ने। शैल चित्र लाल, गेरुए, सफेद एवं भूरे रंग में संग्रह व नृत्य संबंधी चित्रों को रेखांकित किया गया है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश की गुफाओं से उपलब्ध कुछ पालतू पशुओं के अवशेष यह संकेत देते हैं कि इस युग के मानव ने पशुपालन की प्रक्रिया को आरंभ तो किया, परंतु अर्थव्यवस्था का आधार नहीं बनाया। सराय नहार राय उत्तर प्रदेश में हुए उत्खनन में खाना पकाने के लिए चूल्हे के उपयोग के भी साक्ष्य मिले हैं। यानी खोदा गया तो वहां पे चूल्हा बना हुआ मिला था जमीन में। यह उत्खनन कार्य जीआर शर्मा द्वारा कराया गया था। आगे पढ़ेंगे। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के चोपानी मांडू द्वारा स्थल 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला एक विस्तृत मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के अतिरिक्त झोपड़ियों के भी प्रमाण मिले हैं। कुछ हाथ के बने मिट्टी के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा साबरमती घाटी व लाइसेक पहाड़ियां, गुजरात, नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महादेव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश तथा सांबर तथा झेलम तट कश्मीर आदि से भी मिट्टी के बर्तनों के कई टुकड़े प्राप्त हुए हैं। कुछ मृद भांडों पर चित्रकारी का रेखांकन भी दृष्टिगोचर होता है। मृद भांडों का मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन। मृद मृद माने मिट्टी, भांडो माने बर्तन। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष जीआर शर्मा एवं उनके सहयोगी आर के वर्मा और बीडी मिश्र के द्वारा कराए गए उत्खनन में 14 सवाधान तथा आतगर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। 14 सवाधान यानी जहाँ सबों को दफनाया गया था। समाधान मध्य पाषाणकालीन मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश डालते हैं। दफनाए गए शवों का सिर पश्चिम तथा पैर पूरब की ओर है। उनके साथ पाषाण व अस्थि निर्मित उपकरण भी रखे गए हैं। चूल्हों से पशुओं की अधजली हड्डियां भी मिलनी है, जो संकेत देती है कि चूल्हे का उपयोग मांस भूनने में होता होगा। लखेनिया उत्तर प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश, लांघनगंज नाज गुजरात, लांघनाज गुजरात, महदहा जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से भी सब दफनाने संबंधी साक्ष्य मिले हैं। कहीं कहीं सब करवट ली अवस्था में है। महदहा की एक कब्र में स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। यहाँ भी सबों के साथ उपकरण व मृत भांडों के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा वहां के लोगों का ऐसा मानना था कि हम इनके मर जाने के बाद इनके शव के साथ अगर ये दफनाएंगे तो ये अपने अगले जन्म में ये इनके काम आएंगे, यानी ये ले जा सकते हैं इन चीजों को। ऐसा उन लोगों के समय का मानना था। श्री आर वर्मा के मतानुसार उपरोक्त तथ्य इंगित करते हैं कि इस युग में परिवार जैसी प्रथा शुभारंभ हो चली थी। महदहा से सिल एवं लोड़े की प्राप्ति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि इस काल में लोग घास के दानों को पीसकर खाने के काम में लाते होंगे। आगे पढ़ेंगे निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरा पाषाणकालीन मानव की तरह मध्य पाषाणकालीन मानव अब भी प्रमुखता आखेट पर ही निर्भर था। पशुओं से धीरे धीरे परिचय बढ़ रहा था। मांस को चूल्हे में पकाना, घास सिलबट्टे पर पीसना और अस्तित्व के अंतिम चरण में बर्तनों का निर्माण एवं परिष्कृत सूक्ष्म उपकरण मध्य पाषाणकालीन संस्कृति प्रगति को इंगित करते हैं। प्रगति यानी आधुनिकता या अच्छे काम होते चले जाना। अंत्येष्टि संस्कार विधि एवं सबों के साथ खाद्य सामग्री एवं उपकरणों का रखा जाना मध्य पाषाणकालीन मानव के लोकोत्तर जीवन में विश्वास का सूचक है। अब पढ़ेंगे नव पाषाणकालीन संस्कृति खाद्य उत्पादन का आरंभ।
न्यूलिथिक कल्चर एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। मानव जीवन में प्रथम महत्व क्रांति नवपाषाण काल में उस समय हुई जब कृषि एवं पशुपालन का शुभारंभ हुआ। इसके परिणाम स्वरूप मानव खाद्य संचयक अवस्था से निकलकर खाद्य उत्पादक बना। अतः खाद्य उत्पादन का आरंभ नवपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता है। खाद्य उत्पादन के अलावा नवपाषाण काल में अनेक सामाजिक, आर्थिक व प्रौद्योगिक परिवर्तन संभव हुए। इन परिवर्तनों के परिणाम इस कदर दूरगामी थे कि विद्वानों ने इसे नवपाषाण क्रांति, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी। क्योंकि इसमें अनेक क्या थी, क्रांति हुई, सामाजिक हुई, आर्थिक क्रांति हुई और प्रौद्योगिक क्रांति हुई। भारतीय संदर्भ में नवपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य लगभग 4000 ईसा पूर्व से मिलना प्रारंभ होते हैं। यहाँ नवपाषाण की कालीन संस्कृति के जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर सर्वश्री जी.एन. पांडे महोदय ने इसे भौगोलिक दृष्टिकोण से 6 भागों में वर्गीकृत किया है। अब जी.एन. पांडे कौन है? इतिहासकार है। पहला है उत्तर भारत, दूसरा विंध्य क्षेत्र, तीसरा दक्षिण क्षेत्र, चौथा मध्य गंगा घाटी, पांचवा मध्य पूर्व क्षेत्र, छठा पूर्वोत्तर भारत। अब है पहला उत्तर भारत। इसके अंतर्गत कश्मीर प्रांत के झेलम घाटी में स्थित बुर्ज-होम तथा गुफकराल उल्लेखनीय है। 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन महोदय ने बुर्ज-होम की खोज की। केन खजांची ने महोदय ने 1960 से 64 मध्य यहाँ विधिवत उत्खनन कार्य संपन्न कराया। यहाँ की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं। सबों के साथ साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाए के साक्ष्य मिले हैं। कुफकराल नामक स्थान की खुदाई 1981 ईस्वी में ए.के. शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुई। यहाँ के उपकरणों में ट्रैप, पत्थर की कुल्हाड़ी, वसूली, कुदाल, छेनी, खुरपी, बेधक आदि हैं। हड्डियों से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। जौ, गेहूं, मटर, मसूर आदि अनाज के दानों का मिलना कृषि कार्य को इंगित करता है। यानी भारत में सबसे सर्वप्रथम खेती कब हुई थी? तो नवपाषाण काल में हुई थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। सिलवट्टे एवं हड्डियों की सुइयों का मिलना दर्शाता है कि इस काल के लोग अनाज पीसने, वस्त्र सीने के विधि से परिचित थे, पर ये मध्य पाषाण कालीन में ही बन चुके थे ये सब चीजें। चाक एवं हाथ से निर्मित मिट्टी के घड़े में बर्तन भी मिले हैं। कुछ मिट्टी से निर्मित चूड़ियां भी मिली हैं। यहाँ के चूड़ियां इस युग में आयताकार मिट्टी और कंकड़ भी मिले हैं। ए.के. शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुई। यहाँ के उपकरणों में ट्रैप, पत्थर की कुल्हाड़ी, वसूली, कुदाल, छेनी, खुरपी, बेधक आदि है। हड्डियों से निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। जौ, गेहूं, मटर, मसूर आदि अनाज के दोनों का मिलना कृषि कार्य को इंगित करता है। सिलबट्टे एवं हड्डियों के सुइयों का मिलना दर्शाता है कि इस काल के लोग अनाज पीसने, वस्त्र सीने की विधि से परिचित थे। चाक एवं हाथ से निर्मित मिट्टी के घड़े व बर्तन भी मिले हैं। कुछ मिट्टी से निर्मित चूड़ियां भी मिली हैं। इस युग से आयताकार मिट्टी और कंकड़ व पत्थर की दीवारों के बने मकानों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिनमें चबूतरे और अनेक कमरों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। उक्त सांस्कृतिक साक्ष्यों के रेडियो कार्बन विधि काल निर्धारण की C14 विधि दर्शाती है। यह संस्कृति मोटे तौर पर 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक फली फूली। अतः विद्वानों ने उत्तर भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति को मेसोपोटामिया की संस्कृति से भी अधिक प्राचीन माना है। अब है दूसरा विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र में नवपाषाण कालीन साक्ष्य सर्वप्रथम मिर्जापुर व बांदा उत्तर प्रदेश में खोजे गए। विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नवपाषाण कालीन पुरा स्थल इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित कोयलडी हवा, महगढ़ा तथा पंचोह एवं मधवा घाटी के तट पर स्थित इंदारी है। यहाँ प्राप्त उपकरणों में गोल, सामंतात, बाली, पत्थर की कुल्हाड़ियां बहुतायत में प्राप्त हुई हैं। लकड़ी के खंभों को जमीन में गाड़कर गोलाकार या अंडाकार झोपड़ी बनाने के साक्ष्य मिले हैं। खुरदरे व चमकीले बर्तन मिले हैं। इनमें चौड़े मुंह की हड्डियां, तस्तरी व तसले मुख्य हैं। रस्सी के छाप वाले बर्तन भी मिले हैं। का मिलना संकेत देता है कि इन जानवरों को पाला जाता अथवा शिकार किया जाता होगा। कोयलडी हवा के उत्खनन की एक विशेष उपलब्धि यह है कि यहाँ पर धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण ईसा पूर्व 7000 से 6000 प्राप्त होता है। अब है दक्षिण क्षेत्र। दक्षिण भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से युग के कई साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर कई स्थलों पर पॉलिशदार प्रस्तर, कुल्हाड़ियां, स्लेटी एवं काले रंग की मिट्टी के बर्तन तथा हड्डी से निर्मित उपकरण मिले हैं। कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। गोल एवं चौकोर घर के साक्ष्य भी मिले हैं, जो संभवतः मिट्टी व सरकंडी की सहायता से निर्मित हुए होंगे। इस कार्य में मृतकों को मकान के अंदर दफनाने का प्रमाण मिला है। इन साक्ष्यों का काल 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य है। नवपाषाण काल के सबसे पुराने अवशेष दक्षिण भारत में संगनकल्लू,
में ली मैसूरिया सुब्बा राव द्वारा 1964 ईस्वी में उत्खनन किए गए थे। अब देखो जो नवपाषाणकालीन उपकरण है जैसे तक्षणी, देखो जो हड्डी और पत्थर से बनाए जाते थे, जैसे तक्षणी गिरमिट। कुल्हाड़ी ऐसी थी प्राचीन, हैंडेक्स के आगे का जो हत्था होता था ये लगा हुआ है हैंडेक्स का। कुल्हाड़ी, खस कुठार, बाण फलक, जो तीर आगे का लगा हुआ, नुकीला सुई, देखो सुई है, खुरचनी है, ये सब, ये निडल सुई। नवपाषाणकालीन हड्डी व पत्थरों से निर्मित औजार है ये सब। तथा मध्य गंगा घाटी इस क्षेत्र के अंतर्गत चिरांद जिला सारण विहार नामक स्थल से इस संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ प्राप्त कुछ सांस्कृतिक साक्ष्य विंध्य क्षेत्र से उपलब्ध साक्ष्यों से मेल खाते हैं। फिर भी हड्डियों से निर्मित उपकरणों का बहुतायत प्राप्त होना इस बात का संकेत देता है कि नवपाषाणकालीन संस्कृति यहाँ स्वतंत्र रूप से फली फूली। C14 कार्बन विधि द्वारा इस संस्कृति का काल 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। अब है मध्य पूर्व क्षेत्र। इस क्षेत्र के तहत प्रमुख बरीडुही, सिंहभूम बिहार एवं कुचाड़, मयूरभंज, उड़ीसा नामक पूरा स्थलों पर डॉक्टर सेन व थापर द्वारा उत्खनन कार्य कराया गया। यहाँ प्राप्त साक्ष्यों में पॉलिशदार गोल कुल्हाड़ियां, बसूली, कुदाले, कटोरे, कलश व घुंडीदार कलश विशेष हैं। इस क्षेत्र में कृषि और पशुपालन संबंधी प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। इनका काल 2000 ईसा पूर्व में निर्धारित किया गया है। अब है पूर्वोत्तर भारत। 1867 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉन लुबक महोदय ने ब्रह्मपुत्र घाटी से चमकदार पॉलिशदार उपकरण प्राप्त हुए। असम की पहाड़ियां तथा मेघालय की गारो पहाड़ियों से भी इस संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। इनमें कुल्हाड़ी, हथौड़े, सिलवट्टे, मसूल आदि प्रमुख है। यहाँ से झूम कृषि या अस्थायी कृषि के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। अब झूम कृषि या अस्थायी कृषि देखो कितनी पुरानी है, नवपाषाण काल की है। प्रोफेसर शर्मा के मतानुसार इस क्षेत्र की नवपाषाण कालीन संस्कृति का उद्भव दक्षिण पूर्वी एशिया से लगभग 2000 ईसा पूर्व संभव हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि नवपाषाण कालीन संस्कृति का निर्माता मानव अब यायावरी जीवन से निकलकर स्थायी आवास की ओर अग्रसर हुआ। खाद्य संग्राहक न रहकर अब यह कृषि एवं पशुपालन द्वारा खाद्य उत्पादक बन गया। अग्नि के प्रयोग से परिचित होने के कारण उसका जीवन अधिक सुरक्षित हो गया। कुछ विद्वानों का यह भी अनुमान है कि वह जानवरों की खालों को मिलकर वस्त्र भी बनाने लगा, बर्तनों को रंगने लगा और चित्रकला से भी परिचित हुआ। ऐसा माना जाता है कि जैसे उसने जो वस्त्र बनाए थे जानवरों की खालों को सिलकर, तो उसने उस समय जो ठंड लगती थी तो उसको ढकने के लिए बनाए थे। आजकल जो वस्त्र चल रहे हैं वो शान शौकत दिखाने के लिए चल रहे हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि नवपाषाण कालीन संस्कृति एवं प्रगतिशील संस्कृति की भाग थी। इस संस्कृति के मानव को एक व्यवस्थित स्थायी व जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिला। अब नवपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताएं क्या थी? जैसे नवपाषाण कालीन संस्कृति की मुख्य विशेषता निम्नलिखित हैं। पहला, पुरापाषाण कालीन मानव का अब यायावरी घुमक्कड़ जीवन से निकलकर नवपाषाण काल में स्थायी आवास की ओर अग्रसर हुआ। इस प्रकार स्थायी आवास जीवन का आरंभ बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ नवपाषाण युग की महत्वपूर्ण विशेषता सिद्ध हुई। दूसरा, नवपाषाण काल में मानव का संग्राहक न रहकर कृषि व पशुपालन द्वारा खाद्य उत्पादक बन गया। मानव ने खेती करना सीख लिया। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी स्थित कोल्डी हवा स्थल से 7000 ईसा पूर्व धान चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डी हवा से कृषि का विश्व का प्राचीनतम साक्ष्य उपलब्ध होता है। विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है कृषि का कोल्डी हवा से। यहाँ पे क्या मिला था? 7000 ईसा पूर्व धान की खेती यानी चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं सबसे पुराने। मेहरगढ़ से 5000 ईसा पूर्व गेहूं, जौ और रुई की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ये क्या है? ये फैक्ट है। नवपाषाण काल नवपाषाण काल में पशुपालन के प्रारंभ होने की भी साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया। यह शिकार में मनुष्य की सहायता करता था व जंगली जानवरों से उसे बचाता था। धीरे धीरे नवपाषाण कालीन मानव ने गाय, भेड़, बकरी, गधे, घोड़े, ऊंट, मुर्गे आदि को भी पालतू बनाया। बैल, घोड़े व ऊंट का प्रयोग वह कृषि कार्य में करने लगा। वजन लादने में भी वह इन पशुओं का उपयोग करने लगा। चौथा, मनुष्य खेतों के आसपास झोपड़ी नुमा घर बनाकर रहने लगा। गारे की कच्ची ईंटों से बनाए गए घरों के भी प्रमाण मिले हैं। कश्मीर के बुर्ज होम में लोगों के गड्ढा घरों में रहने के प्रमाण मिले हैं। दक्षिण भारत में इस काल में नरकुल और मिट्टी के घर बनाए जाते थे। मिट्टी और सरकंडे के बने आयताकार व गोलाकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। घर 4 से 5 कमरों के होते थे। इनमें 1, 2 या 2 कमरे भंडार गृह कार्य करते थे जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता होगा। अब रखा जाता हुआ जो अनुमान है, ये क्या है? संभाव्य वर्तमान काल में है इसका।
5 अब मनुष्य आग का प्रयोग सीख गया था अतः अनाज व पशुओं के मांस का आग पर पकाकर खाने लगा। दूध, दही, घी आदि का प्रयोग सीख गया। जानवरों की खाल को सिलकर वस्त्र भी बनाने लगा। रुई के प्रयोग से सूती वस्त्र का निर्माण भी संभवतः आरंभ हो गया। 6 अनाज रखने के लिए मिट्टी के बर्तन, पॉलीथीन, काले मृद भांड, धूसर मृद भांड यानी कच्चे मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। वे मृद भांड नवपाषाण कालीन तुलना में अधिक परिशोधित व सुंदर थे यानी अच्छे थे। पहिए का आविष्कार इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब मनुष्य चाक पर बर्तन बनाने लगा। पहिए का प्रयोग गाड़ी में कर बोझ ढोने की समस्या हल हो गई। व्यापारिक गतिविधि को आरंभ को बल मिला। सबों को दफनाने जलाए जाने के प्रमाण मिले हैं, परंतु समय कुछ संस्कारों का भी आरंभ हुआ। कुछ ताबीज भी धर्म की ओर रुचि को प्रकट करते हैं, यानी ताबीज भी इस समय की संस्कृति में मिले। अब है चैकोलिथिक लिथिक कल्चर, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति को आंग्ल भाषा में चाकोलिथिक यानी चाको शब्द मूल शब्द चैकोस से बना है, जिसका तात्पर्य ताम्र से व लिथिक का तात्पर्य पाषाण से है, यानी ताम्रपाषाण कल्चर कहते हैं। अतः ताम्र एवं पाषाण का एक साथ प्रयोग करने वाली संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति कहलाई। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग आरंभ हो गया था। पत्थर के साथ साथ प्रथम धातु के रूप में तांबे के उपकरण को भी प्रयोग होने लगा। ताम्रपाषाण कालीन लोग प्रमुखतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भाग में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियां थी। भारत के विभिन्न भूभागों में उपलब्ध ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को 6 भागों में विभक्त किया गया। अब है एक आहड़ बनारस क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उत्तरी दक्कन, दक्कन क्षेत्र, गंगा का दोआब क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। अब जिसमें आहड़ बनारस क्षेत्र है, बनारस से आहड़ संस्कृति के साक्ष्य दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित बानस नदी के तटीय क्षेत्र में मिलते हैं। आहड़, बागोर, गिलुंद नामक पुरस्थलों से इस संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। काली व लाल मिट्टी से निर्मित मृदभांड इस संस्कृति की विशेषता है। इस मृदभांडों का बाहरी भाग सफेद रंग का रंगा है, जिसमें ज्यामितीय आकृतियां तथा गोल या गोला या अर्ध बलाकार स्वरूप से चित्रोत्कीर्ण है। इस क्षेत्र में प्राप्त मृण मूर्तियां व अस्थियों के ज्ञात होता है। कुंवरदारी पशु यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग था। अन्य पशु घरेलू गधे, बकरी, भैंस, सुअर इत्यादि थे। इस संस्कृति के निर्माता आखेड़ मत्स्य आखेड़ करते थे। मत्स्य यानी मछली का और आखेड़ माने शिकार और मत्स्य आखेड़ यानी मछली का शिकार। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती है। आहड़ संस्कृति का काल 2100 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। गिलुंद इसका स्थानीय केंद्र है जहाँ तांबे के टुकड़े मिलते हैं। अब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कायथा, महेश्वर, नावदा, टोली, नागदा, एरड़ की आदि पुरस्थलों से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। इस संस्कृति का प्रधान केंद्र मालवा है। मालवा से प्राप्त मृदभांडों को ताम्रपाषाण कालीन मृदभांडों से उत्कृष्ट माना गया है। मालवा संस्कृति की प्रमुख विशेषता हल्के पीले और नारंगी रंग के मृदभांड है, जिन पर काले व गहरे रंग से चित्रकारी दृष्टिगोचर होती है। मालवा के अलावा महाराष्ट्र के इनाम गांव से भी इस संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विभिन्न उत्खननों से गेहूं, जौ, चावल, जलुआ अवशेष इस क्षेत्र में कृषि का व्यापकता का संकेत देते हैं। आगे पढ़ते हैं ताम्रपाषाण संस्कृति ताम्र संचयों के महत्वपूर्ण स्थल कहाँ कहाँ है। जो इनाम गांव, भदीली, नेवासा, जारवे, नासिक, प्रकाश, नवादा, कायथा, नागदा, गिलोद, आहड़, सिंधु, दिल्ली, जोधपुर, अलवर, नाहन, बहादुराबाद, राजकोट, परसू, लाल किला, मैपई, अतरंजी, खेड़ा, सौगांग, सिराद, कोलकाता, पांडु, हजारडीबी ये सब है। अब उत्तरी दक्कन क्षेत्र। उत्तरी दक्कन क्षेत्र में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र के जोरेबे, नेवासा व दैमाबाद, अहमदनगर, चंदौली, सोनगांव, इनका गांव प्रकाश व नासिक में मिलते हैं। उक्त सभी स्थल जोरेबे संस्कृति के तहत आते हैं। जोरबे अहमदनगर जिलों में गोदावरी नदी की शाखा प्रवरा नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। कृषि में सच्चाई जैसे विकसित तथ्यों का समावेश है दृष्टिगोचर होता है। जोरबे संस्कृति मृदभांडों की ऊपरी सतह लाल तथा नारंगी, जिस पर काले रंग की ज्यामितीय आकृतियां उत्कीर्ण हैं। सब दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। दफनाए गए सबों के सिर उत्तर में व पैर दक्षिण में मिलते हैं। कच्ची व पक्की ईंटों से निर्मित शीश रहित शीर्ष सहित सबों के सिर उत्तर में व पैर दक्षिण में मिले हैं। कच्ची व पक्की मिट्टी से निर्मित शीर्ष रहित शीर्ष सहित नारी पात्रों की मूर्तियां मिली हैं। संभवतः ये मूर्तियां प्रजनन शक्ति को उपासक स्वरूप उपयोग में लाई जाती रही होंगी। उत्खनन से प्राप्त जोरबे संस्कृति के पुरास्थलों से संकेत मिलता है कि ग्रामों के केंद्र भाग में प्रमुख कुलीन प्रभावशाली लोग निवास करते थे। दक्कन क्षेत्र भारत के दक्षिणी पठार में प्रमुखता पिकली, हल, ब्रह्मगिरी, मस्की आदि
पुराण स्थलों से ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। इन साक्ष्यों से कृषि आखिर खाद्य संग्रह व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। लाल और गेरू मृदवान प्राप्त हुए हैं। मृदवान यानी मिट्टी के बर्तन। अब गंगा तथा दोआब का क्षेत्र। गंगा दोआब का क्षेत्र बहादुराबाद, अम्बाखेड़ी, हस्तिनापुर, रतरंजी, खेड़ा, सौराष्ट्र, लोथल, रंगपुर, सोमनाथ, रेजड़ी आदि स्थलों से नाम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। मध्य गंगा घाटी के ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के तहत यहाँ गेरू रंग के मृदवान बनाने की संस्कृति काफी फली फूली। इनके अलावा यहाँ तांबे से निर्मित कड़े, छल्ले, तलवार, कुल्हाड़ियां भी प्राप्त हुई हैं। पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी भारत के चिरांद विंध्य क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, बीरभूम, बिहार, सेवार, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि पुरस्कारों से संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ मिट्टी से बर्तन बनाने की कला काफी उन्नत थी। हस्तनिर्मित मोती उपयुक्त धवल मृदवान तथा चाक द्वारा निर्मित लाल व काले मृदवान इस संस्कृति के प्रमुख विशेषता है। इस क्षेत्र में मिट्टी के टोटीदार पात्र, कटोरे, लोटे आदि भी मिले हैं। इनके अतिरिक्त टेराकोटा पत्ती से निर्मित विभिन्न उपकरण भी यहाँ मिले हैं। नाग पूजा के साक्ष्य भी यहाँ मिले हैं। जल और मिट्टी वाले मैदानों, घने जंगल इसके इलाकों को छोड़कर प्राय समस्त भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। इन संस्कृतियों में परस्पर भिन्नता मुख्यतः मृदभांडों के माध्यम से देखी जा सकती है। इस युग के लोगों ने पहाड़ियों से कम दूरी तथा नदी तटों पर घर बनाए। वे लघु पाषाण उपकरणों के साथ तांबे के उपकरण भी प्रयुक्त करते थे। सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। वे पकाने, खाने पीने, सामान रखने हेतु इन मृदभांडों का ही उपयोग करते थे। लोटा व थाली दोनों का ही प्रयोग इनके द्वारा किया गया। कायथा, मालवा, एरन, सागर, मध्य प्रदेश इनकी सर्व प्राचीन बस्तियां हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव बसाए। ताम्रपाषाण युग में लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस पालते थे। हिरण का शिकार करते थे, परंतु वे पशुपालन का सदुपयोग न कर सके। वे गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, दलहन, मटर, रागी, अलसी व कपास उगाते थे। परंतु हल फावड़ा की अनुपलब्धता के कारण विस्तृत कृषि के स्थान पर संस्कृति के लोग झूम खेती करते थे। ये मछली पकड़ने के लिए कांटे, बंसी का प्रयोग करते थे। अपना घर गीली मिट्टी थोप कर बनाते थे। संस्कृति के निर्माता तांबे का शिल्प कर्म, पत्थर का कार्य भी अच्छा करते थे। यह सभी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां विशेषता उन भूभागों में फली जहाँ कृषि हेतु पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध थी। आगे पढ़ेंगे एरन के विशेष संदर्भ में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताएं। एरन भारत की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का सर्व प्रमुख स्थल है। एरन मध्य प्रदेश में सागर जिले की बीना तहसील में स्थित है। सागर से 80 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी के तट पर बसा है। हड़प्पा संस्कृति से एरन का संबंध यहाँ के मृदभांडों, कुंवरदार बैल की मूर्तियों, यहाँ के प्राप्त पट्टी ईंटों से पता चलता है। मनोरंजन की सामग्री, विशाल मिट्टी की सुरक्षा, प्राचीन एरन के ताम्रपाषाण युगीन लोग पाषाण उपकरणों व खाई के साथ साथ तांबे के वस्तुओं से भी प्रयोग करते थे। एरन तीन ओर से बीना नदी द्वारा घिरा है। चौथे अश्वमेध दिशा एरन वासियों ने मिट्टी की एक विशाल दीवार खाई बनाकर सुरक्षित किया। इस दीवार के वर्तमान में ऊंचाई 5.5 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर और लंबाई 1 किलोमीटर है। इस दीवार में एरन वासियों की सजगता का पता लगता है चलता है। एरन की ताम्रपाषाण संस्कृति प्रमुख विशेषण निम्नलिखित है। एरन की ताम्रपाषाण युगीन मानव द्वारा निर्मित मृदभांड होते हैं, सुंदर व मजबूत है। यहाँ के ताम्रपाषाण युगीन निवासी साज श्रृंगार की सामग्री का उपयोग करते थे। यहाँ हाथी के दांत, लटकन, ताम्र मुद्रिका यानी अंगूठे, शंख, तांबा की पक्की मिट्टी की चूड़ियां, कण यानी आभूषण यानी कान के फूल यानी कुंडल, सुगंधित तेल व विविध सामग्री के मणिके प्राप्त हुए हैं। यहाँ के ताम्रपाषाण युगीन निवासी हथियारों के रूप में हिरण व सींग पाषाण के शस्त्र व तांबे की कुल्हाड़ियों के बाण का प्रयोग करते थे। यहाँ के ताम्रपाषाण कालीन मानव पशुपालन करते थे। हिरण व मछली का शिकार करते थे। चावल, गेहूं, कपास, जौ, मटर एवं मूंग की खेती से भी परिचित थे। माप तोल की प्रणाली का उन्हें ज्ञान था। बाट के रूप में वे जास्पर के पत्थर का प्रयोग करते थे। संभवतः यहाँ के ताम्रपाषाण युगीन निवासी व्यापार भी करते थे व व्यापार हेतु बैलगाड़ी एवं नौकाओं का प्रयोग करते थे। साथ यहाँ के ताम्रपाषाण युगीन निवासियों का रुझान धर्म के प्रति था। वे बैल, वृक्ष, मातृ देवी व अग्नि की पूजा उपासना करते थे। एरन के ताम्रपाषाण युगीन निवासी अपने घर मिट्टी, बांस, घास और पत्तों का उपयोग कर बनाते थे। उनके मकानों के फर्श मिट्टी व बजरी को कूट कर बनाए जाते थे। अपने फर्श को मजबूत बनाने के लिए, सीलन से बचाने के लिए हड्डी व लकड़ी के कोयले के में मिलाया जाता था। एरन की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति सांस्कृतिक रूप से अत्यंत उन्नत थी। अपनी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण ही गुप्तकालीन शासकों को एरन में आकर्षित किया। समुद्रगुप्त के एरन अभिलेख की खोज हमने की। इस अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त अपनी पटरानी और परिवारजनों के साथ एरन में रहा था। यहाँ कई गुप्त युगीन मूर्तियां प्राप्त हुई। एरन में पुरातात्विक खोज। एरन में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का आरंभ 2000 ईसा पूर्व हुआ था। यह अंत 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। एरन की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का पता सागर विश्वविद्यालय द्वारा
प्रोफेसर के.डी. वाजपेयी और डॉक्टर उदय सिंह के संयुक्त निर्देशन में खुदाई से चला। 1984-85 से 1981-88 के दौरान प्रोफेसर सुधाकर पांडे, डॉक्टर विवेकानंद झा के संयुक्त निर्देशन में यह पुनर्खनन हुआ। इन्हें यहाँ ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के साथ-साथ नवपाषाण संस्कृति, कायता संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त हुए। गुप्तकालीन भानुगुप्त का 510 ईस्वी का आयरन अभिलेख यहीं से प्राप्त हुआ है। यह भारतवर्ष में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। अब ये वो है सुनारी के तथ्य जो हम ऊपर चैप्टर में पढ़े आए हैं। जैसे ये संस्कृति है कब से कब तक की है। ऐरन संस्कृति 2000 से 700 ईसा पूर्व, सागर मध्य प्रदेश। आहड़ बानर संस्कृति 2800 से 1500 ईसा पूर्व। कायथा संस्कृति 2450 से 1700। जौरवे संस्कृति 1500 से 900। मालवा संस्कृति 1900-1400। रंगपुर संस्कृति 1700-1400। नवादा टोली संस्कृति 1403 1600 से 1300 ईसा पूर्व। प्रवास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व। ये सब क्या है, तथ्य हैं। आगे पढ़ेंगे इनसे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पाषाणकालीन संस्कृति का वर्णन कीजिए। भारत की मध्य पाषाण युगीन संस्कृति की विवेचना करते हुए बताइए कि यह पुनः पाषाणकालीन संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है। प्रागैतिहासिक शैल कला का एक निबंध लिखिए। नव पाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऐरन भीमबेटका शैल चित्र आखिर खास संग्राहक। नवपाषाण काल का मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तनों को सूचित है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये सब पूछे जाते हैं। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न है, पाषाण काल से क्या समझते हैं, पाषाण युगीन संस्कृति क्या है, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति पर लिखिए। शैल चित्र के संदर्भ में भीमबेटका के महत्व पर प्रकाश डालिए। ऐरन के विशेष संदर्भ में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए ये सब। जैसे पहले का डी यानी भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई। इस समय विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण किस विद्वान ने प्राप्त किए थे, सीएल कलाइल। अब मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका का शैलाश्रय गुफाओं से मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। इन गुफाओं के 1958 ईस्वी में खोज किसके द्वारा हुई, 2 का हो जाएगा सी यानी BS बांकड़कर। तीसरा है, सागर जिले में स्थित ऐरन की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की खोज का श्रेय सागर विश्वविद्यालय की किस विद्वान को जाता है। तीसरे का भी सी है यानी ए और बी दोनों, के.डी. वाजपेयी और दवीर सिंह। चौथा है, 3000 ईसा पूर्व सर्वप्रथम तांबे के तिन में मिलाकर कांसा बनाने की विधि का आरंभ कहाँ के धातु विशेषज्ञों ने किया, डी यानी चीन। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने मध्यकालीन और नवपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में पढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको लिंक शेयर करें। और इस वीडियो को पढ़ने से पहले भाग 1 और भाग 2 यानी पूरा पाषाणकालीन संस्कृति भी पढ़ लें या पाषाणकालीन संस्कृति भी पढ़ लें। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।